नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। क्या कहा गया है उस ड्राफ्ट में, और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसके बाद कोई यूट्यूब चैनल, कोई फेसबुक चैनल, कोई टीवी चैनल देखने की जरूरत नहीं। आपको हम पूरा इन सवालों के जवाब दे देंगे कि यूसीसी क्या है, संविधान इस विषय में क्या कहता है, पूरी सच्चाई के साथ। यूसीसी और जो ये फैमिली लॉज है, सिविल लॉज है, समान नागरिक संहिता है, इसका इतिहास क्या है, इसके अलावा मुस्लिम विधि बनाम हिंदू विधि क्या प्रभाव इसमें पड़ेंगे ये देखेंगे, और सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट क्या रहेगा। और सबसे जरूरी कि जो उत्तराखंड की सरकार ड्राफ्ट लेकर के आ रही है उसमें क्या है, तमाम मुद्दों के हर सवाल का जवाब। तो बस 10 मिनट वीडियो स्किप कहीं पर मत कीजिएगा, और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों, सबसे पहले यूसीसी, अगर हम यूसीसी को देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी इसे आप समान नागरिक संहिता के तौर पे कह सकते हैं, जो इसका फुल फॉर्म बनता है। कहने का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ ये है कि कोई धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे। लेकिन इसे थोड़ा और रिफाइन करके मैं बताऊं, देखिए दो प्रकार के लॉ होते हैं। एक होते हैं सिविल लॉ, दूसरे होते हैं क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ मतलब जहां पे आपके शादी, विवाह, जमीन जायदाद, इस प्रकार के मुद्दे देखे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ जहां पे अपराध, हत्या, रेप, बलात्कार, मर्डर, चोरी देखे जाते हैं। भारत में भी ये व्यवस्था है कि जो क्रिमिनल लॉ है वहां पे तो कॉमन लॉ लागू है, आईपीसी और जो विभिन्न प्रकार के एक्ट हैं सब पे लागू होते हैं। लेकिन जो हमारे सिविल लॉ हैं यहाँ पे अलग अलग प्रावधान हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हिंदू इस समय हिंदू विवाह अधिनियम जो है, हिंदू विवाह एक्ट है, उससे उनकी चलती है कार्यप्रणाली। वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, टीपीए से चलता है जायदाद संबंधी। इसके अलावा तमाम और तरीके के अदर लॉज हैं। लेकिन मुसलमानों के यहाँ पे खास तौर पर जो शरीयत एक्ट, आई थिंक 7 अक्टूबर 1937 को जो शरीयत एक्ट लागू हुआ था, उसके हिसाब से इनके यहाँ पे कार्यक्रम चलता है। तो यूसीसी आने के बाद सभी इन एक्टों का, चाहे हिंदू विवाह एक्ट हो या शरीयत एक्ट हो, प्रभाव खत्म होकर के एक नया एक्ट आएगा जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा। और उसी के अनुसार कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो उसी तरीके से शासित होगा सभी केसों में। अब उत्तराखंड सरकार की जो एक्ट है उसके मेन प्रावधान क्या रहने वाले हैं उसको बता देते हैं। सबसे पहला जो उत्तराखंड में यूसीसी आने वाला है, शादी की उम्र को लेकर के वृद्धि की जा सकती है। पहला पॉइंट, यानी जो लड़कियों की शादी 18 साल हो सकती थी, पहले थी, हो सकता है कि 21 हो जाए, हो सकता है कि 25 हो जाए, यानी शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, लड़के की लड़कों की दोनों की, इस प्रकार की बातें हैं। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, यानी पहले शादी का रजिस्ट्रेशन कई लोग करवाते, कई लोग नहीं करवाते थे, लेकिन अब ग्रामीण स्तर पे ग्राम प्रधान को या पटवारी को यह शक्ति दी जा सकती है कि कोई शादी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। तीसरा, तलाक जो विषय होता था शादी के बाद, पहले तलाक के समान आधार हर धर्म में नहीं थे। जैसे हिंदुओं में तो हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के सामान्य आधार क्रुएलिटी के आधार पे, अगर आप सेक्शन 13 देखेंगे आई थिंक, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम विधि है उसमें तलाक के समान आधार नहीं दिए गए थे। तो अब यहाँ पे तलाक लेने के महिला और पुरुष को बराबर आधार दिए जाएंगे, और कहीं ना कहीं महिला और पुरुष इक्विवेलेंट लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा शादी के मामले में ही पहले जो हिंदुओं में तो एक ही शादी अलाउ थी, लेकिन खास तौर पे मुस्लिम्स में जो है एक समय पे जो है 4 शादियों की जो परमिशन दी गई है उसे घटा करके एक पे लाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा उत्तराधिकार आप समझिए कि जैसे पूर्वजों की संपत्ति जो मिलती है, वर्तमान समय में व्यवस्था क्या है कि भाई लड़का और लड़की, हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो हिंदुओं में तो लड़का लड़की को बराबर अधिकार है, लेकिन अब क्या होगा, जितना हक सभी धर्मों में लड़के को होगा उतना ही हक लड़की को भी होगा। ये कुछ प्रावधान ऐसे दिए गए हैं तो जो आने वाला है। अब सबसे पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि यूसीसी क्या है। आई थिंक आप लोग को अंडरस्टूड हो गया होगा। दूसरे पे मैं आता हूं कि इस मामले पे संविधान क्या कहता है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के भाग 4 में, डीपीएसपी से कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इस पे एक अनुच्छेद आता है 44, और इस अनुच्छेद 44 में भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह बात बहुत स्पष्ट करना आवश्यक है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कंपलसरी
ऐसा लागू होगा जरूरी नहीं है, ये राज्य के विवेक पे निर्धारित करता है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। फॉर एन एग्जांपल, शराब बंद होनी चाहिए, ये भी इसी भाग में लिखी हुई है, लेकिन कोई भी राज्य की सरकार शराब बंद नहीं करती है, अधिकांश नहीं करती है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि जरूरी ही किया जाए, लेकिन ये राज्य सरकार की विवेकाधिकार शक्ति होती है कि इस भाग में आने वाले प्राविधानों को वो लागू करे कि ना करे। इसके अलावा अगर मैं इसका थोड़ा सा तीसरे सवाल पे बढ़ूं, इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास कुछ इस प्रकार का है, जब संविधान सभा में इसे ऐड किया जा रहा था 44 आर्टिकल के तौर पे और संविधान हमारा बन गया, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल, HCB जो हिंदू कोड बिल था, उसको लाने के लिए वो प्रधानमंत्री नेहरू से भिड़ गए और बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं को बराबर अधिकार दिलाने के इतने पक्षधर थे कि हिंदू कोड बिल के विरोध में ही उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में बाबा साहब अंबेडकर उसके समर्थक थे। उनका कहना था कि जो मुस्लिम आबादी है वो अभी उतनी पढ़ी लिखी, उतनी परिपक्व नहीं है, पहले हिंदुओं पे इसे लागू किया जाए क्योंकि वो बहुसंख्यक है, और लेटर ऑन जो है थोड़े समय के बाद हम कह सकते हैं कि UCC को लाया जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, पहले हिंदुओं पे एक हिंदू कोड बिल ला करके अप्लाई कर दिया जाए और समय के साथ फिर मुसलमान भी इसे धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसा उनका कहा था। लेकिन तब से ये पूरी चीज़ें यहाँ पे ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा अगर मुस्लिम बनाम हिंदू विधि की बात करें कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू विधि, देखिए यहाँ पे दो कम्युनिटियाँ मूल रूप से हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू। कौन ज़्यादा प्रभावित होगा? अगर मैं इस UCC की बात करूँ, जितने भी प्रावधान हैं मैंने आपको बताएं या जो कुछ ऐड होंगे वो पहले से ही हिंदू मैरिज एक्ट में, HMA में पहले से ही मौजूद हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिहाज से पहले से ही मौजूद हैं। वही जो सक्सेशन एक्ट हिंदुओं का है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, यानी UCC लागू होने के बाद हिंदुओं के जीवन में कोई 1, 2, 5, 10% चेंज आ सकता है। वो कैसे? क्योंकि शादी की एज बढ़ाने वाले मामले पे, वो अभी 18 वर्ष दिया गया है, उस वाले मामले पे चेंज आ सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो छूता हो, एक रजिस्ट्रेशन वाला, जो दो मुद्दे हैं। इसके अलावा जो तलाक की बात है वो पहले से ही हिंदुओं में समान अधिकार हिंदू कोड बिल में दिया गया है। अगर हम बात करें उत्तराधिकार, वो लड़का लड़के को समान तौर पे जो है सक्सेशन एक्ट में पहले से ही दिया हुआ है। अगर हम बात करें एक शादी करने की बात, तो ये पहले से दिया हुआ है। अगर मैं मुस्लिम प्लस अन्य अल्पसंख्यकों की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले जो 4 शादी वाला जो केस है उस पर जो है अल्पसंख्यकों का या जो भी कहे मुसलमानों में इसकी रोक लग जाएगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो है तलाक देने का मनमाना आधार। अभी आपको ये पता होगा कि तलाक मुस्लिमों में कई प्रकार के होते हैं, जैसे तलाक उल बिद्दत होता है, तलाक उल सुन्नत होता है, तलाक उल हसन होता है, जो आप कई प्रकार के तलाक, आपने 3 तलाक भी सुना होगा, तो वो यही है, तलाक उल बिद्दत था। उसके अलावा तलाक उल सुन्नत, तलाक उल हसन होता है। तो ये तमाम तौर तरीके की चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो मेहर वाली बात हो, ये सब अब कहीं ना कहीं जो है सब्स्टिट्यूट कर दी जाएंगे, किसके द्वारा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा। तो तलाक मनमाने तरीके से आप कोई ले नहीं पाएगा, ना 4 शादी कर पाएगा। इसके अलावा जो जायदाद का मामला है उस पर भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो शादी करने की उम्र है, अगर मैं आपको मुस्लिम लॉ के हिसाब से बताऊं तो वहाँ पे 16 वर्ष में भी शादी की जा सकती है। आपके बात जान के आश्चर्य होगा, लेकिन उसको वैध शादी तब तक नहीं माना जाता जब तक 18 वर्ष की वो दोनों लड़का और लड़की नहीं हो जाते। और 18 वर्ष होने के बाद, गौर से सुनिएगा, अगर उन दोनों के बीच कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बने तो शादी को कंप्लीट मान लिया जाता है, या लड़का और लड़की ये रेटिफाई कर दे कि यस हम इस शादी में बंधने के लिए तैयार है। यानी वहां पे 16 वर्ष में एक टेम्परेरी विवाह करने का पूरी तरीके से जो है अधिकार दिया गया है, उस पर इफेक्ट कहीं ना कहीं इसका पड़ेगा। तो ये 2-3-4 मुद्दों पे यहाँ पे जो है बहुत हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना नजर आती है। इसके अलावा इसका इफेक्ट क्या? देखिए, इसका जो प्रभाव है, इसके कई सारे प्रभाव है। अगर सबसे पहले इसकी समाज में प्रभाव की बात की जाए तो जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पे, महिलाओं की शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति से सुधरने की पूरी आसार है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ाता हुआ ये दिखता है, क्योंकि ना मनमाना तलाक मिलेगा और महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जा सकता है। अगर इसके मैं पॉलिटिकल और राजनीतिक इफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के हार्डकोर एजेंडों में से एक है। तो एक तो जनता को यह दिखा सकेंगे कि यस हमने अपनी बात पूरी कर ली। दूसरा, वो ये पॉइंट यहां पर कहीं ना कहीं दिखा सकेंगे कि भाई हम महिलाओं के हितैषी हैं, और ये पूरी एक बात है। तो ये तमाम तौर तरीके की चीजें हैं। आई होप सो कि अब आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसका एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल बच जाते हैं तो आप कमेंट पे पूछेगा, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ आपको एक कंफ्यूजन दूर करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पूरे उत्तराखंड में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।